हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सिमरन मटलानी। ये वीडियो जो है वो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल टेंथ के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री के सिलेबस का। तो अगर आपने पहला दूसरा तीसरा चैप्टर सुना होगा, लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखे तो जा करके ये वाली प्लेलिस्ट है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के मैं डाल दूंगी इसकी लिंक। तो जा करके ये रहा तीसरा चैप्टर, ये रहे दूसरा, और ये नीचे रहा पहला चैप्टर। तो तीनों जाकर के देख लेना ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, यानी कि हिंदुस्तान की कला का इतिहास। अब तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था वो आपको मैंने हिस्ट्री राइटिंग के बारे में बताया था और अप्लाइड हिस्ट्री समझाया कि हिस्ट्री अप्लाई कहाँ कहाँ होती है। यहाँ से हम अलग अलग चीज़ों का इतिहास देखेंगे, जैसे इंडिया के स्पोर्ट्स का, इंडिया के आर्ट्स का, इंडिया के टूरिज्म का, हर चीज़ का इतिहास इस चैप्टर से शुरू होगा। तो पहला जो है वो है हिंदुस्तानी कला का इतिहास, इंडियन आर्ट्स की हिस्ट्री। तो आपको क्या क्या काम करनी है? 3 काम करनी है। पहला, आपने अपनी अटेंडेंस देनी है कमेंट सेक्शन में। किस तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो और कहाँ से देख रहे हो, डेट और प्लेस आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। दूसरा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा मैंने कहा ये प्लेलिस्ट पे जा करके पहले 3 चैप्टर्स के लेक्चर देख लीजिए। और अब तक तो मैंने अपलोड किया नहीं है, पर संडे को, अब मुझे लगता है कि ये वीडियो आने से पहले मैंने दूसरा संडे सवाल का वीडियो भी अपलोड कर दिया होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो चुका है और वो भी मैंने अपलोड करने के लिए रखा है, तो वो भी आ गया होगा। तो ये दोनों संडे सवाल का वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों देख लीजिएगा। और क्या करना है? तीसरा काम ये है, टेलीग्राम का चैनल, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्यों क्यों मैंने कह रही हूँ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि आप लोगों का जो ये टेक्स्ट बुक है ना, काफी आपको लगेगा ठीक है, पेन बहुत सारी तस्वीरें हैं इस चैप्टर में, तो पर उसके अलावा भी ना बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं पता चलेंगी। तो कहाँ पता चलेंगी, कब और क्यों पता चलनी चाहिए? पहला तो देखो, एग्जाम के टाइम पे आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी जिससे मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? ये पीडीएफ मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने बता दिया आपको, क्या नाम है? एसएससी बोर्ड स्टैंडर्ड 10। इसकी लिंक आपको बायो में मैं दे देती हूँ, सिंपल सा बात है। तो शुरू करते हैं। 2 चीज़ों की लिंक आपको मिल जाएगी, पहला प्लेलिस्ट की, दूसरा टेलीग्राम चैनल की। उसके अलावा इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो देखते हैं क्या है आपका चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स। यहाँ पे इंडिया आर्ट्स लिखा है, ये टाइपो मिस्टेक है, इंडियन आर्ट्स है, हिंदुस्तानी कला का इतिहास। यहाँ पे मैं शुरू करूँ ये इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस से, इससे तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। आर्ट क्या होता है, कला क्या होती है? देखो, हर इंसान के अंदर ना कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ उसके अनुभव, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कुछ विजडम होती है, कोई ज्ञान की बातें होती हैं, कुछ ज्ञान होता है जो किसी इंसान को होता है। जैसे जैसे आप जिंदगी जीते हो ना, तो आपको जिंदगी जीने का अनुभव मिलता है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप प्राप्त करते हो। कैसे? आप ट्रैवल करते हो, आपको किसी जगह का ज्ञान मिलता है। आप कोई पढ़ाई में जाते हो, किसी फील्ड में पढ़ोगे, आर्किटेक्चर पढ़ोगे, इंजीनियरिंग पढ़ोगे, तो आपको वो ज्ञान मिलेगा। लेकिन इंसान को अपना अपनी भावनाएं होती हैं। आपको गुस्सा आता है, आप खुश होते हो, आप प्यार करते हो, आप गुस्से में आते हो, आप रोते हो, दुखी होते हो, ये सब आपकी भावनाएं हैं के। तो आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान और आपकी जिंदगी का अनुभव, ये सब ना इंसान के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है। एक इंसान के अंदर एक चाहत होती है कि वो उसे एक्सप्रेस करे, उसे बताए, दूसरों को बताए। और उसको बताने का जरिया क्या मिलता है? वो जरिया होता है आर्ट। उस जरिए को हम कहते हैं कला, आर्ट। आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, अपनी भावनाएं व्यक्त करना, और अपना ज्ञान, अपना विजडम शेयर करना, और अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। अब एक अच्छा आर्ट वर्क क्या होता है, एक अच्छा आर्ट क्या होता है, एक अच्छी कला क्या होती है? कला तो देखो बहुत तरीके की होती है। कलाकारी, एक अच्छा आर्ट पीस या आर्ट वर्क कैसे बनता है? जब आप, आपके इमोशंस सही हो, जब आप अपनी सूझबूझ से सोच समझ के काम करो, सेंसिबल रहो। दूसरा, आपके अंदर इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। कल्पना करना, कि कल्पना करो ऐसा हुआ, तब आप कल्पना करके उस चीज को पेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे हिस्ट्री की बात करती हूँ, अगर आपको मैं कहूँ कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे ये चीजें हुई थी, कलिंगा की मान लो वार हुई थी, जो बहुत खूना खून हो गया था, बहुत ब्लड बाथ था, बहुत लोगों की जान गई। अगर आपको कहा जाए कि उस जंग को आप एक पेंटिंग में उतारिए, तो आप कैसे उतार सकते हो जब तक आप आपने देखी तो है नहीं? उसके लिए क्या चाहिए? आपको इमेजिनेशन चाहिए, आपको इमेजिनेशन की स्किल्स होनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। इमेजिन करो, मान लो ऐसा हुआ, कैसा दिखता होगा। आपको एक अच्छा आर्ट वर्क बनाने के लिए ये इमेजिन करना पड़ेगा।
कि कलिंगा वार कैसी हुई होगी, कितने लोग मरे होंगे, अगर इतना खूना खून हुआ तो क्यों, तो रास्तों का क्या हाल होगा, सड़कों पर कैसा कैसा नजारा होगा। उन चीजों के लिए क्या चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए। और दूसरा आपकी स्किल्स, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, कोई भी आर्ट हो, चाहे आपको गाना गाना हो, चाहे आपको पेंटिंग बनानी हो, चाहे आपको डांस करना हो, आपके अंदर हुनर तो होना चाहिए। अगर आपको नाचना आता नहीं तो आप कैसे एक अच्छा डांस परफॉर्मेंस दे सकते हो। आपको गाने का सुर नहीं है आपके गले में तो आप अच्छा गाना कैसे गा सकते हो। तो स्किल्स होती हैं, इमेजिनेशन होता है, अपनी सेंसिबिलिटी होती है और अपनी भावनाएं होती हैं। इन सबको मिला दो अगर तो एक आर्टिस्ट के अंदर अगर अपनी भावनाएं, सेंसिबिलिटी, इमेजिनेशन और स्किल्स मिला दो तो उसका आर्ट वर्क बहुत बढ़िया बनेगा। कोई भी आप अपनी पेंटिंग उठा के देख लो, कोई आपका फेवरेट म्यूजिशियन हो, कोई सिंगर हो, कोई फिल्म डायरेक्टर हो, तो आप उनका आर्ट वर्क है, वो फिल्म भी एक आर्ट पीस है के, और वो डायरेक्टर का आर्ट पीस है, स्क्रीन राइटर का आर्ट पीस है के। कितना अच्छा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि डायरेक्टर कितना अच्छा है, म्यूजिक कितना अच्छा है इस बात पे डिपेंड करता है कि म्यूजिशियन में कितना हुनर है और उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, उसके इमोशंस कितने सही हैं। अगर आप गुस्से में हो तो आप एक अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते, एक अच्छी डांस परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। एक अच्छी डांस परफॉर्मेंस के लिए आपको अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। आप आप बहुत दुखी हो तो क्या आप नाच सकते हो, क्या नहीं नाच सकते। कोई नहीं नाचता दुखी होता है तो। टू टाइप्स ऑफ आर्ट, दो तरीके के आर्ट होते हैं। कला को दो दो तरीकों से बांटा गया है और उसके भी दो तरीके हैं। कैसा, ये दो तरीके हैं। कौन सा, पहला, किस तरह से आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो एक कंजम्पशन का तरीका होता है विजुअल, यानी देख के, बाय साइट, नजारा, विजुअली, आंखों से देखना। और दूसरा परफॉर्म करना, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब खुद परफॉर्म करना, खुद पेश करना आर्ट को। और दूसरा क्या है, फोक और क्लासिकल। फोक और क्लासिकल में क्या फर्क है ये भी मैं आगे बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल वर्ड्स में जो लिखा है ना, ये आपको मैंने इसीलिए कहा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आपको जब एग्जाम का टाइम आएगा ना तो ये सिर्फ पीडीएफ अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका सारा पूरा सिलेबस ना एक एक करके रिवाइज हो जाएगा। आपके 9 चैप्टर्स हैं, आपके हर चैप्टर के लिए मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 या 4 वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो आप कितने वीडियो देखोगे रिवाइज करने के लिए। इसीलिए ये टेलीग्राम चैनल पे जाना, पीडीएफ डाउनलोड करके सेव करके रख लेना। सारे 9 चैप्टर्स के पीडीएफ में डालती जाऊंगी। वो आप एग्जाम के पहले, एक रात पहले पढ़ने का शौक हो तो फिर आप एक रात पहले वो पीडीएफ खोल के पढ़ लेना। देखो मैंने बता दी, जो कला आप देख सकते हो, जो कला आप देख सकते हो उसको कहते हैं विजुअल आर्ट या दृक कला। संस्कृत वर्ड है ये दृक कला, दृश्य कला। दृक कह सकते हो, दृश्य, नजारा। आर्ट दैट इज परफॉर्म, जो करना पड़े आर्ट, जो आर्ट क्रिया में होता है, जो आर्ट वर्ब है, कि जो आर्ट आपको परफॉर्म करना पड़े, वो उस आर्ट को कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट या अंगिका कला। अंगिक कला, ललित कला स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ललित कला सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए यूज होती है। ललित कला आप कह सकते हो उसमें परफॉर्मिंग आर्ट भी होता है, विजुअल आर्ट भी होता है। कि अब परफॉर्मिंग आर्ट कैसे होते हैं, डांस परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद आप लाइव आजकल कॉन्सर्ट चलते हैं तो म्यूजिशियंस, म्यूजिक, म्यूजिक एक लाइव आर्ट है। वो आप देखते नहीं हो, वो आप सुनते हो। डांस भी आप देखते हो पर वो जब कोई डांस करता है तब देख सकते हो। कि वो पेंटिंग की तरह दीवार पे नहीं टंगा रहता या मूर्ति की तरह बना हुआ नहीं है। कि डांस आपको देखने के लिए किसी को परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर म्यूजिक हो गया, फिर ड्रामा, थिएटर, मूवी, कोई बनाता है, कोई एक्ट करता है, तब वो मूवी बनती है, तब आप देख सकते हो। तो इट इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। स्टेज पे आप लोगों के बहुत सारे स्कूल में होते होंगे, डांस परफॉर्मेंस की होते होंगे, सिंगिंग कंपटीशन होते होंगे, ड्रामा, स्टेज ड्रामा होता होगा। आपके इंग्लिश में शायद सिलेबस में होंगे, कुछ ड्रामास होंगे। शेक्सपियर वगैरह का ड्रामा है, जैसे कि एक शेक्सपियर का एक ड्रामा था हैमलेट। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने ये ड्रामा देखा था हैमलेट। इसकी मूवी बनी थी हमारे बॉलीवुड में, हैदर नाम की। ऑल दैट ऑफ इट इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। कोई लोग होते हैं, डांसर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो इन कलाओं को परफॉर्म करते हैं, इन आर्ट्स को परफॉर्म करते हैं इनके। तो मैंने बता दिया दो तरह की कला, पहला विजुअल और दूसरा परफॉर्मिंग। इस ये तो फर्क समझ में आ गया। फिर कला और भी दो तरीके के डिस्टिंक्शंस होते हैं, एक होता है फोक और एक होता है क्लासिकल। फोक और क्लासिकल का क्या फर्क है, देखो फोक आर्ट होता है ना, वो अनट्रेंड आर्टिस्ट होते हैं इनके। अगर आपको एक अच्छी डांस परफॉर्मेंस देनी है
मान लो आप कथक की क्लासेस ज्वाइन करो, या आप गिटार की क्लासेस ज्वाइन करो, या आप बैले डांस की क्लासेस ज्वाइन करो। कोई भी आप डांस फॉर्म उठा लो, या कोई भी आप म्यूजिक का फॉर्म उठा लो, आप उसमें अगर आप सीखने जाते हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हो, उसको प्रोफेशनल तरीके से सीखते हो, तो वो होता है क्लासिकल आर्ट। जहाँ पे आप पहले सीखते हो, फिर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाते हो। वो एक प्रोवर्ब है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करके ही आप किसी चीज में परफेक्ट बनते हो। तो क्लासिकल आर्ट वही होता है, एक ऐसा आर्ट जिसमें आपको ट्रेनिंग लेनी पड़े किसी टीचर से, जिससे आप सीखते हो, और आप कुछ थियोरी सीखते हो, फिर आप कुछ प्रैक्टिस करते हो, और आप धीरे धीरे उस आर्ट में निपुण होते जाते हो, उस आर्ट में परफेक्ट होते जाते हो। तो वो वाला आर्ट हो गया क्लासिकल आर्ट। और फोक आर्ट होता है ना, वो होता है अनट्रेंड आर्ट, जो जिसकी स्किल्स आप कहाँ से सीखते हो? अपने फैमिली से, अपने कम्युनिटी से। जैसे कि क्या क्या, पॉटरी। कई बार आप, चलो ये तो आज की बात है कि आजकल पॉटरी के भी क्लासेस चलते हैं, पर पहले नहीं होता था। पहले एक कम्युनिटी होती, पॉटर्स की एक कम्युनिटी, कुम्हार कम्युनिटी, या कारपेंटर्स की कम्युनिटी जो वुड पे काम करते हैं। आजकल तो सब रेडीमेड फर्नीचर के नाम पे अलग ही चल रहा है। बट अगर आप एंशियंट टाइम या मिडाइवल पीरियड की बात करो, मध्यकालीन काल की बात करें, तो उस वक्त लकड़ी की चीजें, ये लकड़ी के कबर्ड वगैरह, ये सब भी ना आर्ट में आता था। आज भी बहुत सारी चीजें तो हैंडक्राफ्ट के नाम पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो हाथ से बनाई गई है। वो कम्युनिटी की एक, देखो होती है, कुछ कम्युनिटीज होती है किसी चीज में बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कश्मीर में होते हैं कुछ क्लोथ, क्लोथ बनता है, वो हैंडमेड होता है कि इसलिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। वो वो आजकल तो ठीक है, चलता है कि वहाँ पे टीचर्स आते हैं, वहाँ पे भी आप लोग सीखते हो। बट यूजुअली ये कम्युनिटी में होता है, आप इनफॉर्मल तरीके से सीखते हो, अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से, रेदर देन आप एक प्रोफेशनल टीचर के पास जाकर सीखने के। सो दैट इज फोक फोक आर्ट, जहाँ पे एक अनट्रेंड आर्टिस्ट होता है जिसने अपनी स्किल्स अपनी कम्युनिटी से, अपनी फैमिली से सीखी होती हैं। और इन दोनों के आर्ट फॉर्म में पता है क्या फर्क है? क्लासिकल आर्ट है ना, इसकी ज्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है कि, और ये जो फोक आर्ट होता है ना, इसमें बहुत ज्यादातर चीजें होती है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं कि, जैसे कि पॉटरी। आपको एक पॉट है ना, फिर भी काम आएगा। आपको रास्ते पे मटका बेचने वाले मिलेंगे, जिसमें पानी ठंडा करने के लिए, मिट्टी का मटका। तो वो चीज भी एक आर्ट है कि एक पॉटर ने वो पॉट बनाया है कि, वो चीज एक आर्ट है, पर वो एक प्रैक्टिकल आर्ट है। वो चीज किसी के काम आएगी, पानी भर के रख सकते हो। फिर एक पॉट होते हैं, कुछ वेस्ट बना सकते हो जिसमें आप फूल रख सको। उसके बाद हैंडक्राफ्टेड क्लोथ, जैसे मैंने बताया कश्मीर में एक तरीके का पश्मीना वूल बनता है, किसी तरीके की क्या कहते हैं, कपड़े पे बुनाई का काम होता है। वो सब होता है हैंडक्राफ्टेड क्लोथिंग। वो भी आप देखो, लोग अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं कि, फिर फोक म्यूजिक, या फोक डांस, जैसे कि राजस्थानी घूमर डांस हो गया, वो कम्युनिटी में लोग सीखते हैं। कंपेयर टू क्लासिकल डांस, ये फोक डांस है जो लोग अपनी फैमिली से, या अपने दादा दादी से, अपने आस पड़ोस से सीख लेते हैं कि। बट क्लासिकल, अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं है, तो आपको पर्टिकुलरली आर्ट का शौक है, और पर्टिकुलरली उस डांस फॉर्म को सीखने का शौक है, तो वो आपको जाना पड़ेगा। वो आपकी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, आपको सीखना है तो आपको सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनल कुछ हायर करके। सो ये फर्क होता है फोक आर्ट में और एक क्लासिकल आर्ट में। फोक आर्ट में आप जो होता है ना, वो आर्टिस्ट स्किल्ड नहीं होता, वो आर्टिस्ट कोई ट्रेनिंग के बाद आर्ट नहीं बनाता, वो अपनी कम्युनिटी से ओवर द टाइम, बचपन से लेके सीखता जाता है। कंपेयर टू क्लासिकल आर्ट, जहाँ पे आपको आर्ट पर्टिकुलरली सीखना पड़ता है किसी प्रोफेशनल से, और उसको प्रैक्टिस करने के बाद आप सही से जा सकते हो। आप सीधा कथक अगर आपको नहीं आता, आपकी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, अगर आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, तो आपको शायद बचपन से ना आता हो, तो आपको कहीं जा करके सीखना पड़ेगा। सीखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर आप कहीं जाके किसी कंपटीशन में, किसी स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हो। फोक सॉन्ग्स और फोक म्यूजिक और फोक डांस ऐसा नहीं होता कंपेयर टू। थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं आपको आगे बढ़ती हूँ। आपके सिलेबस में क्या, आपके आपके इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है? विजुअल आर्ट भी है और परफॉर्मिंग आर्ट भी है। इस पार्ट में मैं सिर्फ आपके विजुअल आर्ट की बात करने वाली हूँ कि, इसका कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ, इस पार्ट में ना, ये पार्ट वन है कि, तो प्रोबेबली मैं एक दूसरा, तीसरा, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो एक चौथा पार्ट भी बनाऊंगी।
लेकिन ये पहले पार्ट में हम बात करेंगे विजुअल आर्ट की। कहाँ के? सिर्फ इंडिया के। क्या नाम है चैप्टर का? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो इंडियन आर्ट लेकिन विजुअल आर्ट। तो विजुअल आर्ट के अंदर आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है? इंडियन विजुअल आर्ट में आपको पेंटिंग आ गई, मूर्तिकारी स्कल्पचर्स आ गए और आर्किटेक्चर आ गया। पेंटिंग, पेंटिंग की बात करें तो देखो सब में ना कुछ वैरायटी है। जैसे पेंटिंग में है फोक पेंटिंग, जैसे मैंने बताया फोक और क्लासिकल। फोक पेंटिंग जैसे रॉक्स पे, एंशियंट स्टोन एज के पीरियड में, स्टोन एज में लोग रहते थे, उनके पास थोड़ी ना कोई टीचर होता था जो पेंटिंग आके सिखाएगा, कोई वो ड्राइंग क्लास थोड़ी ना जाते थे कि वो लोग सिर्फ पत्थरों पर अपनी लाइफ के बारे में, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इन चीजों पर पेंट करते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भीमबेटका की पेंटिंग्स। ये भीमबेटका के केव्स है ना, वहां के पत्थरों पर देखो ये ऐसी पेंटिंग्स मिलेंगी आपको। यहाँ पर क्या दिखता है? इसका कलर टाइम टू टाइम मुझे चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू। हाँ, देखो यहाँ पे हमको क्या दिखता है? लोगों ने जानवर बनाए हैं। जिसने भी बनाया कम से कम आज से 5,000 या 10,000 या उससे भी ज्यादा होगा, शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं है। बट ये देखो ये पेंटिंग, इन्होंने जानवर, वो लोग शिकार करते थे, अपने पत्थर के हथियार बनाते थे। यहाँ पे देखो ये एक इंसान दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा इसका सर है, ये इसका शरीर बनाया है। ये इस एक हाथ में यहाँ पे कुछ शायद हथियार है और ये एक हाथ में दूसरा हथियार है, या तो शायद ऐसा कुछ है। यहाँ पे देखो ये पूरा बॉडी है, इसका धर है, यहाँ पे कपड़े का कुछ पहना हुआ है और ये इसका पैर है कि। तो ये पेंटिंग बनाई है ये दिखाने के लिए कि लोग शिकार करते थे। यहाँ पे भी देखो ये यहाँ तक हमको दिखेगा ये जानवर है और यहाँ पर एक इंसान है जो यहाँ पे कुछ हथियार लिए हुए है, तो वो उससे हथियार से जानवर को मार रहा है। हंटिंग सीन है ये सब क्या है? ये हंटिंग सीन है कि जानवरों की क्यों बनाई गई है और यहाँ पे शिकार की ये क्यों बनाई है? क्योंकि उनकी लाइफ वही हुआ करती थी। तो ये भी पेंटिंग कहाँ से शुरू हुई? फोक पेंटिंग से शुरुआत हुई, जहाँ पे स्टोन एज में लोग गुफाओं में क्या पेंट करते थे? अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में। फिर क्लासिकल पेंटिंग, जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हमारी तरक्की होती गई ना इंसानों की, वो लोग बस्तियां बसा कर रहने लगे, हम फिर सोसाइटी बना के रहने लगे, सोसाइटी से हम लोगों ने जनपद और महाजनपद और राज्य साम्राज्य खड़े कर दिए। लेकिन उसके साथ आर्ट भी डेवलप होता गया। कैसे डेवलप हो क्या हुआ? लोगों ने उनके बारे में किताबें लिखी, टेक्स्ट लिखे, जैसे कि पुराण, पर्टिकुलरली पेंटिंग के बारे में नहीं, पर जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण है, फिर हमारे अगमा टेक्स्ट हैं, हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, फिर हमारे जैन टेक्स्ट हो गए, हमारे हिंदू टेक्स्ट हैं। इन सब में सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं है, इन सब में समाज की और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा गया है। और उनमें से ही है हमारी पेंटिंग, स्कल्पचर के और मंदिर के, टेम्पल्स के और आर्किटेक्चर के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में भी इन टेक्स्ट में लिखा गया है। एक 6 पार्ट्स होते हैं पेंटिंग के, ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ये एक टेक्स्ट में दिया गया है कि पेंटिंग के 6 पार्ट्स होते हैं, क्या वो आपको बाद में बताती हूँ। फिर होता है मिनिएचर, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। फोक मैंने बता दिया क्या होता है, स्टोन स्टोन पे होने वाली पेंटिंग्स थी। क्लासिकल मैंने आपको समझा दिया। मिनिएचर पेंटिंग जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे होती थी, आप जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है, आपकी इस किताब में भी कुछ पेंटिंग्स दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? आपकी मदद के लिए। आपको जो बताया जा रहा है टेक्स्ट बुक में वो समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको पेंटिंग की एक फोटोग्राफ दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में। वैसे ही पहले भी होता था कि पहले जब लोग कुछ बुक्स लिखते थे, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे, डायरी, ऑटोबायोग्राफी कुछ भी लिखते थे ना, तो उससे कुछ ना कुछ पेंटिंग बना लेते थे। तो वो होती है मिनिएचर पेंटिंग, जो आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मिलती है। उसके बाद पेंटिंग का एक पार्ट दिया गया है वेस्टर्न। वेस्टर्न क्यों? ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ना, तो ब्रिटिशर्स का भी इन्फ्लुएंस हमारे पेंटिंग में पड़ा, वो आपको आगे पता चलेगा। इन डिटेल आपको मैं टेक्स्ट बुक से बता दूंगी। फिर आपके स्कल्पचर्स दिए गए हैं। स्कल्पचर मतलब मूर्ति। मूर्ति किसी भी चीज की हो सकती है, पेंटिंग भी किसी भी चीज की हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की हो सकती है। आप नेचर को पेंट कर सकते हो या किसी ह्यूमन को, किसी इंडिविजुअल को पेंट कर सकते हो, या कहीं कोई एक सीन पेंट कर सकते हो, किसी दरबार का, कहीं का भी। आप कुछ भी पेंट कर सकते हो ना दुनिया में। मूर्ति, मूर्ति आप भगवान की मूर्ति बना सकते हो, गॉड और गॉडेस की मूर्ति बना सकते हो, देवी देवताओं की मूर्ति बनाना। उसके अलावा भी बहुत सारी मूर्तियां, इंसान जैसे हॉर्सेस, जानवर, एनिमल्स, उनकी हम लोग देखो, पहले हमारे हड़प्पा में ना, फोक में आपको यही बताया गया है। थोड़ा ज्यादा हो गया।
फॉक फॉक स्कल्पचर में आपको यही बताया गया है कि पहले जब हमारे स्टोन एज के टाइम पे जो स्टोन टूल्स बनते थे ना, स्टोन के हथियार बनते थे ना, वो भी हमारे स्कल्पचर का पार्ट है कि फिर उसके बाद ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का कांच का इस्तेमाल होता था मूर्तियां बनाने के लिए। हड़प्पा में हमें मूर्ति मिलती है, हड़प्पा में हमें सील्स मिलती हैं, हमें स्टैचू मिलता है, वो भी हमारे स्कल्पचर का पार्ट है। फिर क्लासिकल में आओ तो हमारे गॉड की, हमारे गॉडेसेस की मंदिरों में जो हमारे मंदिर बने उनमें मूर्तियां बनाई गई, वहां की मूर्तियां बनी, वो सब हमारे क्लासिकल स्कल्पचर्स का पार्ट हो गया। वो कैसे डेवलप हुए गुप्ता पीरियड में, वो आगे पता चलेगा। आइकनोग्राफी, आइकनोग्राफी क्या होती है? आइकनोग्राफी का मतलब होता है मूर्तियों की स्टडी। स्कल्पचर हमारे आर्ट का पार्ट है और स्कल्पचर को स्टडी करना उसको कहते हैं आइकनोग्राफी। सिंपल है, आर्ट में ही से एक आर्ट हो गया स्कल्पचर्स, और उस आर्ट को स्टडी करना उसका मतलब होता है आइकनोग्राफी। तो इंडियन आइकनोग्राफी के बारे में आपको बताया जाएगा आपके चैप्टर में। और तीसरा विजुअल आर्ट क्या है? तीसरा और आखिरी विजुअल आर्ट है हमारा आर्किटेक्चर। हमारी बिल्डिंग्स, हमारे आसपास जो भी हमें कुछ दिखता है ना, बिल्डिंग्स, इमारतें वगैरह, वो सब हमारा आर्किटेक्चर है। तो पहले पहले हमारे आर्किटेक्चर में रॉक कट केव्स होते थे। एक बड़ा सा पत्थर, उसको तोड़ तोड़ के सही आकार देके उसमें से आप मंदिर बनाओ, उसमें आप टेम्पल बनाओ, उसको एक रॉक कट केव बनाओ, उसमें से आप उसमें उसको एक डिजायर शेप देना। एक बड़े से बेआकार पत्थर को तोड़ के, काट के, नक्काशी करके, खूबसूरत इसे सजा डजा के उसको एक रॉक कट केव बनाना। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में अजंता एलोरा केव्स वगैरह, वो हमारे रॉक कट केव्स हैं। एक बारबरा केव्स हैं के बारबरा केव्स हैं। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर, बहुत सारे मंदिर बने हमारे देश में। मंदिरों में भी टाइप्स होते हैं। एक नगारा स्टाइल होता है, नागार स्टाइल टेम्पल होता है, द्रविड़ स्टाइल होता है टेम्पल का, एक स्टाइल होता है वेरसारा। तो ये तीनों क्या है, ये आपको आगे मैं चैप्टर में बताऊंगी। ये स्टाइल है टेम्पल बनाने का, एक स्टाइल। नॉर्थ में जो टेम्पल्स बने वो ज्यादातर नगार स्टाइल टेम्पल है। जो साउथ का स्टाइल है मंदिर बनाने का, उसको द्रविड़ स्टाइल टेम्पल कहते हैं। इन दोनों का जो ब्लेंड होता है ना जहाँ पे, उसको हम कहते हैं वेरसारा, वेरसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। फिर हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आई, हमारे यहाँ पे मुगल्स आए, तो उस हिसाब से हमारा हमारा जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो इंट्रोड्यूस हुआ। क्या था वो? उसमें फारस, पर्शिया और अरेबिया, इन देशों से, और इवन सेंट्रल एशिया जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान से, वहां के आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होकर, वहां के आर्किटेक्चर के प्रभाव से इंडिया में भी आर्किटेक्चर बना। कब? दिल्ली सल्तनत के काल में और मुगल्स के काल में। क्या थे वो पता चलेंगे। फिर अगेन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आया जिसको हम कहते हैं इंडो गोथिक। तो गोथिक जो है ना वो ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है के, और जो इंडो गोथिक है ना उसका मतलब है कि इंडियन प्लस ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल को ब्लेंड करके जो इंडिया में बना ना, उसको इंडिया इंडो गोथिक कहते हैं कि इंडो गोथिक आर्किटेक्चर। ये कहाँ पे देखने मिलता है? हमको मुंबई में देखने मिलता है, हमें बंगाल में देखने मिलता है, उसके अलावा हमें इवन मद्रास साइड देखने मिलता है कि आपको पौंडीचेरी में फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। पौंडीचेरी का पूरा शहर ऐसा लगता है कोई फ्रेंच शहर हो के। मुंबई ऐसा लगता है कि लंदन हो के। अगर आप कभी मुंबई आओ ना तो आई सजेस्ट कि आप कभी बेलाड स्टेट देखना। बलाड स्टेट ऐसा लगेगा आपको मुंबई में रह के कि आप इंग्लैंड में घूम रहे हो। वो इतना खूबसूरत बना हुआ है ना, वहाँ की बिल्डिंग्स है ना, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर है। वो क्योंकि नहीं है, वो क्योंकि अंग्रेजों ने ही बनाया है, इसीलिए वो बलाड स्टेट ऐसा लगता है कि वो लंदन का कोई शहर, वो लंदन हो के, कोई इंग्लैंड का कोई और शहर हो के। तो कभी आओ तो बताना मुझे, यहाँ कभी गए हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि बलाड स्टेट अगर देखा है तो। क्योंकि मैंने देखा है, कई बार मैं गई हूँ, और सच में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अलग ही शांति होती है वहां पे। शुरू करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से शुरू करते हैं। ये मैंने क्यों कहा आप पीडीएफ ले लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी ये ऐसी तस्वीरें हैं ना आपको जो हेल्प करेंगी रिवीजन के टाइम पे। एग्जाम में ना तस्वीरों से आपको याद आएगा कि ये तस्वीर मैडम ने दिखाई थी, सिमरन दीदी ने दिखाई थी कि भीमबेटका केव्स में पहले पेंटिंग होती थी, उसके बाद जो पेंटिंग होती थी फिर अलग अलग ट्रेडिशंस हुए, जैसे कि ये थी चित्रकाठी, चित्रकाठी कला महाराष्ट्र की। तो ये सब चीजें आपको तस्वीरें देके एग्जाम में याद आएंगी, और एग्जाम से एक रात पहले आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और जरूरत पड़ेगी तो कहाँ आओगे? इस टेलीग्राम चैनल पे। शुरू करते हैं।
आर्ट मैंने आपको बताया ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है कि अपना विजडम, अपना एक्सपीरियंस, इमोशंस वगैरह शेयर करने का। उसका आउटकम क्या होता है? उसका आउटकम होता है आर्ट। क्या क्या चाहिए आर्टिस्ट को? पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, इमोशन, स्किल्स वगैरह। दो तरीके के आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, दृक कला और ललित कला, मैंने आपको दोनों बता दिए। ये मैंने शायद आपको ओहो ये मैंने शायद आपको नहीं बताया। अच्छा, ये भी बताया मैंने, फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट्स क्या होते हैं, ये भी मैंने समझा दिए। बंद क्यों हो जाता है बार बार? Folk art tradition continued from prehistoric times. Expression of folk art is natural. नेचुरली आना। कोई कोई आर्ट आप अपनी आसपास लोगों के साथ रह रहे के कुदरती आपको, आप अगर अपनी फैमिली में देख लो, आपको आपकी फैमिली में अगर मराठी ज्यादा बोली जाती है तो आपको मराठी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मेरे घर में सिंधी ज्यादा बोली जाती थी तो मुझे सिंधी जुबान पे आ गई, नेचुरली आ जाती है। इनफैक्ट टीचिंग, मेरे फैमिली में कुछ जनरेशन से रही है टीचर, तो मुझे आ गया ये बात। मेरे अंदर बचपन से आ गई कि मैं टीचर बन सकती हूँ, मुझे टीचर बनना है। ये नेचुरल है कि ऐसा ही आर्ट में भी होता है। अगर आपके घर में देखो, अगर आपकी दादी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना बजाती है, कोई सितार या तबला या कोई संगीत गाना, किसी तरीके की संगीत कला है, तो आपने शायद बचपन से उन्हें सुना होगा, सुन सुन के आप शायद प्रैक्टिस करते होगे, वैसा गाने की कोशिश करते होगे और धीरे धीरे चल के आपको गाना आ गया। बस आपने सीखा नहीं पर आपको आ गया गाना। ऐसा होता है नेचुरली। बट ऐसा क्लासिकल के साथ ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं होता। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली, जैसे प्रैक्टिस करना या प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग, सालों साल आप डांस करने की ट्रेनिंग लेते हो के, और उसके बाद कहीं जाकर के आप मास्टर हो जाते हो उसके। फिर स्टाइल एंड आर्ट, हर आर्टिस्ट का काम करने का एक अपना मेथड होता है कि उसको कहते हैं स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट। मैं आर्टिस्ट का स्टाइल, आर्टिस्ट का तरीका। जब उसका स्टाइल एक लंबे लंबे समय तक, सालों साल, कई सारे आर्टिस्ट अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं ना, तो वो स्टाइल है ना, स्टाइल से इवॉल्व होके एक ट्रेडिशन, एक प्रथा, एक तरीका बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ द स्टाइल, स्टाइल ऑफ द आर्ट, आर्ट स्टाइल। वेरियस आर्ट स्टाइल्स डेवलप इन एवरी, हर कल्चर में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग दिया गया है। पेंटिंग है, स्टाइल क्या है? मराठास का। क्या क्या कब डेवलप हुआ था ये? 17th सेंचुरी के लेटर हाफ में, ऑलमोस्ट 1650 से लेके 1700s में। क्या क्या स्टाइल की खासियत क्या है? क्या कंसिस्ट करता है? कलर्ड पेंटिंग्स। और कैसे ऑकर होते हैं? एज अ म्यूरल। म्यूरल क्या होता है? दीवारों पे पेंटिंग बनाना। दीवार पे पेंट करना अलग बात होती है, जो आप पेंटर बुला के दीवार को पेंट कराते हो वो अलग होता है। और दीवार पे कलाकारी से आर्टिस्टिकली पेंट करना, कुछ पेंट ब्रश वगैरह लेके, कुछ कलर्स लेके आर्टिस्टिकली पेंट करना, उसको कहते हैं म्यूरल। अदरवाइज वो तो बस पेंटर का काम है कि। पर यहाँ पे पेंटिंग की, म्यूरल की बात करिए, दीवार पे खूबसूरती से पेंटिंग बनाना। कहाँ पे? आपको जगह पे, ओल्ड वाड़ा, पुराने महाराष्ट्र के वाड़ा। आपने शायद नाम सुना होगा शनिवार वाड़ा, जो पुणे में है के। वैसे ही और भी जगहों पे कई वाड़ा है। वाड़ा क्या? एक हाउस, एक घर, या एक छोटा सा कासल जैसा, उसको हम वाड़ा कहते हैं मराठी में। जैसे कि वाई, मेनावली और सतारा महाराष्ट्र में कुछ पुराने वाड़ा हैं, पुराने घर हैं, जहाँ पे आपको मोरल्स दिख जाएंगे। फिर मिनिएचर्स यूज्ड इन मैन्यूस्क्रिप्ट, ये जो है ना, ये आई थिंक ये कोई मिनिएचर है, मैन्यूस्क्रिप्ट में, किसी मैन्यूस्क्रिप्ट में बनाया गया था। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे एक राजा बैठे हुए हैं और उनके आसपास, सामने तीन लेफ्ट में, तीन राइट में मंत्री हैं, और यहाँ पे दो, तीन और चार, चार लोग हैं जो पंखा करने के लिए रुके हैं। तो देखो, इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक तो देखो ये लोग फर्श पे बैठे हैं, फिर उन्होंने क्या पहन रखा है, इससे हमें समझ में आता है कि कितना ठाट बाट था, कितनी शान शौरत थी। फिर चार लोग हैं, चार एक ही जैसे कपड़ों में खड़े हैं, देखो चारों एक ही जैसे कपड़ों में, मतलब उस वक्त भी यूनिफॉर्म पहनने का सिस्टम था। तो पेंटिंग से हमें क्या अलग अलग चीजें समझ में आती है, लोगों का लाइफस्टाइल। अब देखो, राजा भी जमीन पे बैठा है, उसके आगे मंत्री भी जमीन पे बैठे हैं। जीवन शैली पता चलती है, अटायर क्या पहन रखा है इससे पता चलता है। फिर कस्टम्स, रीत रिवाज का कोर्ट है, कोर्ट का सीन बना हुआ है, मतलब क्या? राजशाही समय था, उस वक्त राजा महाराजा चलते थे, ये पता चलता है। और क्या आपके यहाँ पे दिया है कि मराठा स्टाइल्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा स्टाइल में राजपूतों का भी इन्फ्लुएंस था पेंटिंग का, और यूरोपियन पेंटिंग का भी इन्फ्लुएंस था।
आगे देखते हैं आर्ट ऑफ पेंटिंग। आपका ये पूरा पार्ट क्या है? ये वाला जो 4.2 वाला पार्ट है, जो मैं आज कोशिश करूंगी कंप्लीट करने की, इंडिया के विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगी, विजुअल आर्ट्स की बात करते हैं। 3 विजुअल आर्ट्स मैंने कहे, पेंटिंग, स्कल्पटिंग और इसके साथ साथ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी है। आर्ट ऑफ पेंटिंग से शुरू करते हैं। पेंटिंग क्या होती है? 2 डायमेंशनल, 2D। क्या होते हैं एग्जाम्पल ऑफ? फॉर एग्जाम्पल स्केच या पेंटिंग नेचर की, ऑब्जेक्ट की या इंडिविजुअल की। कुदरत बना सकते हो, किसी चीज की पेंटिंग बना सकते हो, किसी इंसान की बना सकते हो। अलग अलग सरफेसेस पे, जैसे पत्थर पे पेंट करो, दीवार पे करो, कागज पे करो, बड़ा सा कैनवास लगा के पेंटिंग करो। यहाँ तक इवन मिट्टी के जो घड़े होते हैं, मिट्टी के पॉट्स होते हैं, इन पे भी आप पेंटिंग कर सकते हो। म्यूरल, जैसे मैंने कहा दीवार पे पेंट करना, किस चीज का? बोधिसत्व है अजंता। ये एक म्यूरल है, दीवार पे पेंट किया गया है। ये एक रॉक पे पेंट किया गया है, कहाँ के? अजंता के केव्स में। अभी अजंता केव्स क्या है? रॉक फॉर्मेशन है, रॉक कट केव है ना। पत्थर को काट के, पत्थर को तोड़ काट के उसमें से गुफा बनाई गई है, उसमें से एक केव बना गया है। तो ये पेंटिंग कहाँ पे की गई? कागज पे थोड़ी ना की गई है। यहाँ पे जो आपको फोटो में ये पत्थर पे की गई है के, लेकिन फिर भी कितनी खूबसूरत है। Fourth styles of painting. Rock painting dating to stone ages have been discovered in many countries. इंडिया में भी मिलती है रॉक पेंटिंग्स। कहाँ पे? एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, इन जगहों पर। द रॉक पेंटिंग इज द केव ऑफ भीमबेटका। सबसे फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको पिछले वीडियो में एक अच्छी खासी लिस्ट है आपके पिछले चैप्टर में, कि कहाँ कहाँ कौन सी जगह हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाराष्ट्र की कौन सी है, इंडिया की कौन सी है, सब उस लिस्ट में है। उसमें से एक भीमबेटका है। उसकी फोटो मैंने यहाँ पे दिखाई ना आपको, ये वाली। ये हो गई भीमबेटका की। ये है क्या है? रॉक रॉक पेंटिंग्स हैं के, पत्थरों पर। यूजुअली क्या डिपिक्ट करती है? इंसान, जानवर और जियोमेट्रिकल फिगर्स। तीनों है इसमें। मैंने आपको देखा तीनों, यहाँ पे इंसान भी है, जानवर भी है, और क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल फिगर्स भी है। ये क्या है? ये ट्राइंगल दिख रहा है ना अच्छा खासा, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, अच्छा खासा ज्योमेट्रिकल फिगर है के। मेरी की ज्योमेट्री खराब हो गई है। However, the style of rock painting seem to be changing according to the cultural changes from Stone Age to beginning of agriculture. देखो, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, वैसे वैसे उनकी पेंटिंग्स ने भी तरक्की की। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज भी बस पत्थरों पर ही पेंटिंग बना रहे हैं। जैसे इंसानों ने पत्थरों से आगे बढ़े, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, समाज बना के रहना शुरू किया, तो उनकी पेंटिंग्स में भी बदलाव आने लगे। अब उनकी ये विजिबल कहाँ पे है चेंजेस? क्या डिपिक्ट करने लगे? पहले जानवर और इंसान थे, अब फ्लोरा फोना भी है। क्या फ्लोरा फोना? क्या? जानवर और फूल पत्ती, झाड़ पौधे, ये सब भी। और इट मे बी एविडेंट इन ऑल्सो द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर्स एंड ऑल्सो इन द कलर्स दैट वर यूज्ड। पहले कलर्स कहाँ से लाए पेंटिंग्स में? कोई तरह की तो ही ना हुई है आज की तरह, हमको तो ही ना दुकान पे जाओ ऑयल पेंट का डब्बा मिल जाएगा। उस वक्त जो था लिमिटेड था। फिर ओवर द टाइम जैसे जैसे नेचुरल चीजों से वो क्या करते थे, काला, लाल और सफेद रंग निकालते थे नेचुरल चीजों से, मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। जैसे चारकोल, चारकोल से आप ब्लैक कलर निकाल सकते हो के, नेचुरल सब्सटेंस। विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड, क्या समझ में आता है कि एंशियंट लोगों के बारे में, प्राचीन काल में लोग कैसे जीते थे, उनका सराउंडिंग, उनका आसपास का नेचुरल सराउंडिंग क्या था, वातावरण क्या था, एंड हाउ दे एक्सप्लॉइटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस। उनके पास जो था वो उसका इस्तेमाल कैसे करते थे। जैसे इस भीमबेटका की पेंटिंग में हमको क्या दिखा? यहाँ पे जानवर को, बड़े अच्छे खासे सांड को, बैल को ये आदमी मार रहा है। आज तो चलो हम लोग ज्यादा बोलते हैं कि वेजिटेरियन बनना चाहिए, जानवरों को मुर्गी बकरी ये सब काट के खाना नहीं चाहिए। पर उस वक्त क्या था? वही नेचुरल सोर्स था। क्या था? जानवर। नेचुरल सोर्स वही उनका जरिया था अपना पेट भरने का और अपने आप को बचाने का भी। नहीं तो आप अपने आप को नहीं बचाओगे जानवर से, तो जानवर ही नहीं आपको खा जाएगा। तो वही करते थे। ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिसेंबल्स टू द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग का स्टाइल इज सिमिलर टू फोक पेंटिंग का स्टाइल। क्यों? कस्टम्स सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स एंड कोर्टयार्ड्स। अपने आंगन में रंगोली बनाना, रंगावली, अपनी दीवार की
अपने घर की दीवारों को पेंट करना, अलग अलग डिजाइन बनाना, अलग अलग फिगर्स इंसानों के, अलग अलग साइंबल्स स्वास्तिक बनाते हैं जैसे। एंड यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग टू नरेट स्टोरीज हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल्स ऑफ फोक पेंटिंग्स। क्या स्टोरीज नरेट करती हैं पेंटिंग्स? आप देखो किसी मंदिर में जाओगे ना, कई बार मंदिर में अगर कोई मंदिर है जो कृष्ण भगवान को डेडिकेटेड है, कृष्ण मंदिर है कि, तो वहां पे आपको दीवारों में दिखेगा कि कुछ मूर्तियां बनाई गई है जो कृष्णा की लाइफ को, कृष्ण भगवान के बचपन को, महाभारत को, उनकी दोस्ती को, उनके और बलराम के रिश्ते को, ये सब चीजें डिपिक्ट करती हैं कि ऐसी मूर्तियां, ऐसी पेंटिंग बनाई जाती है मंदिर में। कुछ ना कुछ स्टोरीज नरेट करने के लिए पेंट करना। और उससे क्या होता है, एक फोक स्टाइल डेवलप होता है, एक रीजनल स्टाइल डेवलप होता है। कि रीजनल मतलब किसी राज्य का, रीजन का। जैसे मैं यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन का दिया गया है, ट्रेडिशन ऑफ वर्ली पेंटिंग के बारे में बताया गया है, जिसको और क्या पिंगुलिया, जिसको चित्रकाठी भी कहते हैं। चित्रकाठी रामायण या महाभारत की स्टोरीज को डिपिक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक दिखेगा आपको, ये जो स्टाइल है ना, इसको चित्रकाठी कहते हैं। और ये जो जितनी भी पेंटिंग्स है ना, ये क्या है, ये पेंटिंग्स रामायण के कुछ सीन्स हैं, कि चित्रकाठी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द रामायण। यहाँ पे श्री राम है, यहाँ पे सीता माँ है, और उनके साथ लक्ष्मण भी है। फिर यहाँ पे हनुमान जी दिखेंगे, यहाँ पे ये अशोक वाटिका का सीन है के। तो ये रामायण का सीन है, पर ये स्टाइल क्या है, चित्रकाठी स्टाइल। और क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, रामायण के सीन्स। तो ये क्या है, एक रीजनल स्टाइल है महाराष्ट्र का, चित्रकाठी। फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जीवीएस सोम्या महाशय, ये इनका नाम याद रखिएगा, थाने से थे ये। इन्होंने एक काम किया था वर्ली स्टाइल ऑफ पेंटिंग के लिए, जिनके जो बहुत ही पॉपुलर हुए। इनको पद्मश्री भी मिला था 2011 में। तो ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि। फिर ट्रेडिशन ऑफ चित्र काठी इज मेंशन्ड इन मानसोलास। ये मानसोलास नाम की एक बुक है जो 1100 में, यानी 12th सेंचुरी में लिखी थी। किसने? किंग सोमेश्वरा ने, राजा सोमेश्वरा, चालुक्य राजा सोमेश्वरा ने ये किताब लिखी थी, मानसोलास। जिस किताब में इस बात का जिक्र है कि चित्रकाठी ट्रेडिशन का। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इट कंफर्म्स द एंटिकिटी ऑफ दिस ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन, ये प्रथा, पेंटिंग का ये तरीका कितना पुराना है, हमें इस बात से पता चलता है कि आज से करीबन 925 साल पहले, या कह लीजिए 900 साल पहले, एक किताब में, मानव सुलभ नाम की किताब में भी इस ट्रेडिशन का उल्लेख है, उसका मेंशन है। तो पता चलता है कि ये 900 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 900 साल पहले तो इसका मेंशन है, हो सकता है इससे भी कितनी पुरानी हो। The tradition of narrating stories from Ramayana Mahabharata with the help of wooden puppets and paintings is known as Chitrakati or Pingoli. People who still practice live in a village called Pingoli. They belong to Thakkar tribal community. कहाँ पे लोकेटेड है? कोंकण रीजन में, कुद्दल में। चित्रकाठी पिक्चर्स ड्रॉन ऑन पेपर एंड पेंटेड इन कलर्स, कलरफुल है और पेपर पे बनाई गई है। ये दीवार पे या कहीं पत्थर पे नहीं है, पेपर पे लेके, कागज कलम लेके, कलरफुल पेंट्स लेकर के बनाई गई है। बहुत ही कलर्स डाले जाते हैं इनमें। अगेन 30 से 50 पिक्चर्स बनाते हैं एक सिंगल स्टोरी को नरेट करने के लिए। यहाँ पे देखो मैंने कितने ही पिक्चर्स डाले, एक अशोक वाटिका की डाली है मैंने, एक सीन डाला है इनका, एक सीन ये रहा, एक दूसरा सीन ये रहा, 4 तो फोटोज डाली है। लेकिन पूरी रामायण थोड़ी ना इसमें खत्म हो गई। तो 30 से 50 फोटोग्राफ्स, ऐसी 30 से 50 पेंटिंग्स बनाएंगे ना, तब जाकर के कहीं पूरी रामायण खत्म होगी के। तो 30 से 50 पिक्चर्स पेंटिंग्स बनाई जाती है पूरी एक कहानी को नरेट करने के लिए, और इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, और जनरेशन टू जनरेशन एक संभाली जाती है कि। अब इसको गवर्नमेंट प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो कला है ना, विलुप्त होने पे है कि। पूरी की पूरी कला सोचो विलुप्त जाएगी दुनिया से, मिसिंग होगी दुनिया से। क्लासिकल स्टाइल, फोक स्टाइल हो गया, क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। वेरियस एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव एक्सप्लेन्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स इन ग्रेट डिटेल। जैसे जैसे इंसानों ने तरक्की की, वैसे वैसे इंसानों ने किताबें लिखी अलग अलग चीजों के ज्ञान के बारे में, ज्ञान को संजोने के लिए। वैसे ही हमारी पेंटिंग्स के बारे में भी कुछ टेक्स्ट लिखे गए। कुछ टेक्स्ट पर्टिकुलरली नहीं लिखे गए, पर जो पुराण वगैरह लिखे गए, उन्हीं में पेंटिंग्स के बारे में बताया गया।
इन टेक्स्ट में ऑल टुगेदर और पेंटिंग के अलावा भी ऑलमोस्ट 64 आर्ट्स का मेंशन है। 64 तरह की कलाएं, 64 तरह की कलाओं के बारे में इन किताबों में लिखा गया। और इनमें से पेंटिंग को क्या कहा जाता है? अलेखम और अलेख्य विद्या। अलेख्य विद्या, विद्या मतलब एजुकेशन। अलेख्य वर्ड को तोड़ो, अ और लेख्य, लेख मतलब लिखना, अलेख मतलब जो लिखा नहीं जाता, यानी कि पेंट करना। पेंटिंग और राइटिंग इक्वल तो नहीं है ना, आप टेक्स्ट बुक लिखते हो और आप पेंटिंग बनाते हो, दो अलग अलग चीजें हैं। वो लिखना है और ये अलेख है कि ये रिटन नहीं है, ये ड्रॉन है कि ड्राइंग है कि पेंटिंग है, पिक्चर है। तो इसलिए उसका नाम है अलेख्य विद्या। क्या कहा जाता है? 6 मेन एस्पेक्ट्स है, मैंने आपको कहा था। जो एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स ने स्टडीड दी 6 एस्पेक्ट्स वेरी माइन्यूटली, बहुत बारीकी से प्राचीन काल के विद्वानों ने इन 6 एस्पेक्ट्स पर स्टडी किया। क्या कहते हैं इन 6 एस्पेक्ट्स को? षडंग, षडंग। श मतलब छह, श या छ। डंग मतलब डंग, तरीका या पार्ट या अंग, छडंग। क्या है ये छड़ंग? पहला है रूप भेद, डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, अलग अलग रूप। रूप और भेद, भेद मतलब अलग अलग, और रूप मतलब फॉर्म, different forms and shapes. प्रमाण, proportionate depictions of various features of an image. जैसे कि इस फोटोग्राफ में, मान लो मैं कहूँ इस फोटोग्राफ में यहाँ पे बराबर प्रोपोर्शनेट में तीनों को बनाया गया। लिमिटेड पेपर रहता है ना, आपके सामने एक पेपर है कि उतने में ही आपको ड्रॉ करना है। आपको 3 इंसान बनाने हैं, यहाँ पे आपको लक्ष्मण बनाना है, यहाँ पे बीच में आपको सीता माँ की पेंटिंग बनानी है, और यहाँ पे आपको राम जी की पेंटिंग बनानी है। तो तीनों को आपको प्रोपोर्शनेट में रखना पड़ेगा। अगर आपने पूरा पेपर राम जी की फोटो बनाने पे लगा दिया तो सीता जी कहाँ ड्रॉ करोगे, लक्ष्मण को कहाँ ड्रॉ करोगे? प्रोपोर्शनेट रखना। फिर उसके बाद आपने झाड़ भी ड्रॉ किया तो वो भी प्रोपोर्शन में रखना है कि बराबर बैठे, कुछ भी ओवरलैप ना हो एक दूसरे से। तो ये प्रोपोर्शनल होना, उसको कहते हैं प्रमाण। फिर हो गया भाव यानी भावना, एक्सप्रेशंस। फिर लावण्य योजना, एस्थेटिक यानी खूबसूरती, क्या दिखाना है, कितना खूबसूरत बनाना है, कितना सिंपल बनाना है, उसको कहते हैं लावण्य योजना। लावण्य मतलब खूबसूरती, योजना मतलब प्लान, ब्यूटी प्लान, कितनी खूबसूरत, क्या लेवल ऑफ खूबसूरती आपको पेंटिंग में रखनी है, कितनी साधारण होगी या कितनी मेजेस्टिक होगी। सदृश्यता, सदृश्यता, सदृश्यता मतलब रियल कितनी लगेगी, कितनी असली लगेगी। आजकल तो देखो एआई की वजह से ऑनलाइन कितने वीडियोस आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि रियल है कि एआई जनरेटेड है। तो पेंटिंग के साथ भी ऐसा ही होता था कि हमें पेंटिंग कितनी रियलिस्टिक बनानी है। कि कुछ राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को देखोगे ना, अगर जैसे यहाँ पे मैंने आई थिंक टेक्स्ट बुक के मैंने हेडर पे दी है, वीडियो के थंबनेल में मैंने दी है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। ये देखो लगता है कि उन्होंने प्रॉपर किसी इंसान को देखकर, किसी औरत को देखकर ये पेंटिंग उनको देखकर ड्रॉ की है। वो इतनी रियल है कि वो इतनी क्लोज टू रियलिटी है, वास्तविकता के इतने क्लोज है कि वो। सो ये हो गए हमारे। उसके अलावा एक और है वर्णिका भंग, कलर कॉम्पोजिशन, कौन सा कलर यूज करना है। जैसे यहाँ पे कलर कॉम्पोजिशन कितना सिंपल सा यूज है, गोल्डन एंड पिंक का। फिर उन्होंने, क्योंकि वो महाराष्ट्रन लेडी को उन्होंने ड्रॉ किया है, तो उन्होंने वो नथ गोल्ड की डाली है, चूड़ियां जो उन्होंने डाली है ग्रीन कलर की डाली है, कान की बाली डाली है। वो कलर प्रोपोर्शन रखा है कि अगर उन्होंने ब्लाउज और साड़ी दोनों गोल्डन बनाया होता या दोनों पिंक बनाए होते, तो क्या वो इतना परफेक्ट, इतना सही लगता जैसा यहाँ पे लग रही है? नहीं लगता। कलर प्रोपोर्शनेट, कलर सही होना चाहिए। मुझे एक ब्रेक दो, आप लोग भी एक ब्रेक लेके आओ। चलो मेरा ब्रेक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। 6 मैंने एस्पेक्ट सबको बता दिए, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, वर्णिका। कुछ मिस हो गया क्या? रूप भेद है, प्रमाण है, देन भाव है, लावण्य योजना है, सदृश्यता है, और वर्णिका भंग है। ये 6 एस्पेक्ट्स है, याद रखना किसका क्या मतलब है, एग्जाम में पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। अगमा टेक्स्ट, कुछ हिंदू टेक्स्ट होते हैं, हिंदू से रिलेटेड टेक्स्ट है, पुराण है और वास्तुशास्त्र है। इनमें भी आर्ट ऑफ पेंटिंग और स्कल्पटिंग के बारे में और इवन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। कि तो ये याद रखना, गम्मा टेक्स्ट, पुराण और वास्तुशास्त्र। मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट, मिनिएचर मिनी, छोटा, मिनी
किसी भी चीज का एक मिनिएचर रूप, छोटा रूप। मिनिएचर पेंटिंग कहाँ पे? मैन्यूस्क्रिप्ट में, किताबों में। कहाँ से आई है मिनिएचर पेंटिंग? अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट शोज एन इन्फ्लुएंस ऑफ फारसी स्टाइल, पर्शियन स्टाइल। डेक्कन मिनिएचर स्टाइल डेवलप्ड इन द पेट्रोनेज ऑफ डेक्कन सल्तनत। डेक्कन सल्तनत बहामनी सल्तनत थी। देन डेक्कन के सुल्तान थे, आदिल शाही थी, बीजापुर था, गोलकोंडा था, बेदर और बेरार था, वहां के डेक्कन सुल्तान थे। दक्कन के सुल्तान, इनके पेट्रोनेज के अंदर, इनके कह सकते हो, इनकी पेट्रोनेज थी, इनकी रुचि थी, इन्होंने बढ़ावा दिया, तो दक्कन में मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुई। फिर मुगल एम्परर के टाइम पे, कब हुआ था? मुगल्स के टाइम पे, अकबर के टाइम पे। द मिनिएचर स्टाइल शोज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्योरली इंडियन थोड़ी ना थे, उनके उनके अब उनके लाइफ में इन्फ्लुएंस था अरेबिया और पर्शिया का, तो इसलिए इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स का एक ब्लेंड डेवलप हुआ जब मिनिएचर्स बने। यहाँ पे एक मुगल मिनिएचर दिया गया है। मिनिएचर मैंने आपको जैसे समझाया, एक फोटो के लिए समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या इन्होंने पेंटिंग दे रखी है, पर एग्जैक्टली मिनिएचर कैसे दिखते हैं पता है? देखो, ये देखो, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, एक कुछ लिखावट है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखकर बताने की कोशिश की गई है, और उसके साथ साथ कुछ पेंट भी किया गया है कि, तो इसको कहते हैं मिनिएचर मैन्यूस्क्रिप्ट में। मिनिएचर पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, और कहाँ पे है? मैन्यूस्क्रिप्ट में है, इस छोटे से किताब में। ऐसा होता है मिनिएचर पेंटिंग। फिर आपका वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इन ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। An art school was established under the leadership of James Walls। एक स्कॉटिश आर्टिस्ट थे जिनके अंडर एक क्या स्टैब्लिश हुआ? एक आर्ट स्कूल स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पे? इन टाइम्स ऑफ सवाई माधवराव पेशवा इन शनिवारवाड़ा इन पुणे। ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडनिस। किन का पोर्ट्रेट बनाया? सवाई माधवराव एंड नाना फडनिस। ये आई थिंक ये पोर्ट्रेट है, किसने बनाया था? जेम्स वॉल्स ने। Gangaram Tambat, a Marathi artist who worked with whales, deserve a special mention here. Deserves a special mention. इनकी पेंटिंग्स लाजवाब थी कि इन्होंने जेम्स वेल्स के साथ काम किया था। जेम्स वेल्स विथ हिज गुरु। तो क्या लिखा है? ही हैड मेड, एक मिनट मुझे ब्रेक देना। हाँ सॉरी, अचानक से मेरा डोरबेल बजता है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, कहाँ पे हम लोग थे? हम लोग ने ये किया कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है। वेस्टर्न पेंटिंग मैंने शुरू की। जेम्स वॉल्स जो एक स्कॉटिश आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक स्टैब्लिश किया था आर्ट स्कूल। उसके बाद हमने सवाई माधवराव का पोर्ट्रेट, और उसके बाद नाना फडणवीस का पोर्ट्रेट इन्होंने ड्रॉ किया था। एंड देन मैं बता रही थी गंगाराम तंबट जी, जो कि एक मराठी आर्टिस्ट है, जिन्होंने वेल्स के साथ काम किया था। एंड उनको स्पेशल मेंशन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस चीज की ड्राइंग बनाई थी? उन्होंने रॉक कट केव्स, जो कि वेरुल, एलोरा के और कार्ले के, यहाँ के रॉक कट केव्स की इन्होंने ड्राइंग्स बनाई थी के। और उनकी कुछ ड्राइंग्स है ना, येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट ऑफ येल यूनिवर्सिटी। तो येल यूनिवर्सिटी जो है ये कनेक्टिकट यूएसए में है, के अमेरिका में है। यहाँ पे इनके कुछ पोर्ट्रेट्स, इनकी कुछ ड्राइंग्स है जो प्रिजर्व करके रखी गई हैं कि एग्जैक्ट पोर्ट्रेल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरोपियन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल का एक खासियत, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, कि वो एग्जैक्टली जैसा का जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसी की जैसी चीज है, वैसे की वैसी ही उस चीज को पोर्ट्रे करते हैं, उस चीज को वैसा ही ड्रॉ करते हैं। ये यूरोपियन स्टाइल की खासियत है, और ये यूरोपियंस के आने की वजह से हमारे इंडियन स्टाइल में भी आ गई थी। सो नंबर ऑफ renowned artists were trained in the JJ School of Art and Industry। JJ स्कूल जमशेदजी जीजे बॉय स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री, जो स्टैब्लिश हुई थी 1857 में। और यहाँ पे कोर्सेज थे, कौन से कोर्सेज थे? यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के। आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्कूल था ये। तो पेंटिंग, यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग भी के भी कोर्सेस यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आज भी है ये स्कूल,
जे स्कूल ऑफ आर्ट। एंड पेस्टोन जी बोमान जी, ये एक फेमस पेंटर हैं, इसी स्कूल के एलुमनाई, इसी स्कूल से थे। और इन्होंने द स्कूल मेड रेप्लिकास ऑफ द अजंता पेंटिंग्स। अजंता में, अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स है ना, उनको एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया, एग्जैक्टली वही पेंटिंग्स उन्होंने कैनवस पे, पेपर पे बनाई, वही पेंटिंग्स जो अजंता केव्स में है। तो स्कल्पचर वाला पार्ट जो है वो मुझे लगता है मुझे कल शुरू करना चाहिए, अगले वीडियो में शुरू करना चाहिए। रिकॉर्ड तो मैं आज ही कर लूंगी, बट उसको अगले वीडियो में शुरू करते हैं। एक वीडियो के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी ये वीडियो 15 मिनट्स का हो चुका है। तो चैनल से बने रहिए। इसको इस वीडियो को मैं पार्ट 1.1 कहती हूँ, एंड देन मैं दूसरे वीडियो को पार्ट 1.2 कह दूंगी। एंड देन जब हम विजुअल आर्ट से परफॉर्मिंग आर्ट पे कहेंगे तो उसको मैं पार्ट 2 कहूंगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पे भी मैं पार्ट 2.1 एंड पार्ट 2.2 ऐसा बनाऊंगी। एंड देन लास्ट पार्ट में, पार्ट 3 में एफिलिएटेड प्रोफेशंस कवर कर दूंगी। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 2 3 4 5 वीडियोस शायद मुझे लगेंगे। मुझे लगता है 5 वीडियोस 50 से 60 मिनट की, उसमें हमारा ये पूरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल से बने रहिए, ये चैप्टर खत्म करते हैं अगले वीडियो में।